Hello students, today we are going to start with the chapter the fundamental unit of life, that is cell. So आज हम cell से start करेंगे. We are going to deal with some MCQs regarding this topic, which are related to the topic, and according to the MCQs we are also going to discuss the basic concept which is related with the क्वेश्चन. ठीक है, जो भी हमारा एमसीक्यू होगा, क्वेश्चन होगा, उसके रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, सो द चैप्टर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. दैट मीन्स दिस चैप्टर इज रिलेटेड विद द सेल एंड सेल ऑर्गेनल्स. ये किससे रिलेटेड है? सेल और सेल ऑर्गेनल्स से रिलेटेड है. तो आज तक आपने 9th में 8th में, ठीक है, बेसिक सेल को स्टडी किया है. सेल और उसके ऑर्गेनल्स, उनके फंक्शन, स्ट्रक्चर्स, उनके लोकेशंस, उनके कुछ पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, इसके बारे में हमने स्टडी किया है लोअर क्लासेस में. आपने 7th में, 8th में, 9th में सेल के बारे में स्टडी किया ही है. सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में आपने स्टडी किया है. ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, अब ये जो हमारा ये जो क्वेश्चंस आते हैं शाउ स्क्रीनिंग में, जो क्वेश्चंस आते हैं ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ थोड़े से एडवांस क्वेश्चन होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं. ठीक है, जैसे कि अगर बायोलॉजी में आप देखेंगे तो बहुत से क्वेश्चन जो है वो इंफॉर्मेशन नॉलेज बेस्ड होते हैं, कुछ होते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होते हैं. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे, उसके साथ साथ हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी डील करेंगे. ठीक है, so let us start with the question number first. अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. क्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे लिए? तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सिंपल क्वेश्चन है. द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड द सेल. ठीक है, हु इज द पर्सन हु डिस्कवर्ड द सेल. सेल का डिस्कवरी किसने किया था? दैट मीन्स हु डिस्कवर्ड सेल. सेल डिस्कवरी किसने किया है? किसने किया है सेल डिस्कवरी? तो हमारे लिए ऑप्शन से ए ऑप्शन दिया है एंटनी वैन ल्यूएनहोक या ल्यूएनहोक, एंटनी वैन ल्यूएनहोक. सेकेंड ऑप्शन दिया है हमारा रॉबर्ट ब्राउन. सी ऑप्शन दिया है रॉबर्ट हुक. ठीक है, और डी ऑप्शन दिया गया है रुडोल्फ विर्को. रुडोल्फ विर्को. ठीक है, तो इतने ऑप्शंस हमारे लिए दिए गए हैं. तो देखो यहाँ पर क्या है, हु डिस्कवर्ड सेल. तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है एंटनी वैन ल्यूएनहोक. So Antony van Leeuwenhoek, he discovered the first living cell. He first observed the living cell. बैक्टीरियल सेल को इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? ऑब्जर्व किया था. तो सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व करने वाला कौन था? एंटनी वैन ल्यूएनहोक. बट हमें यहाँ भी पूछा गया है कि हु डिस्कवर्ड सेल. सेल का मतलब लिविंग या डेड कोई भी हो सकता है. तो सबसे पहले डेड सेल जो कि प्लांट्स के कॉर्क में देखी गई थी, वो देखी गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा. ठीक है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल. रॉबर्ट हुक ही डिस्कवर्ड द सेल. वो सेल किसमें था? इट वाज प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ ट्री. बार्क में जो सेल्स होती है वो डेड सेल्स होती है, उनको इन्होंने डिस्कवर किया था. ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा रॉबर्ट हुक. बाकी भी ऑप्शंस हम चेक कर लेते हैं. रॉबर्ट ब्राउन. सो रॉबर्ट ब्राउन जो है इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था. न्यूक्लियस डिस्कवर किया था. रुडोल्फ विर्को ने कहा था कि सेल्यूलर डिवीजन से ही क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है सेल में. सेल डिवीजन होने से क्या होता है? सेल में रिप्रोडक्शन होता है. ये हमने सेल्यूलर थ्योरी में देखा था. तो रुडोल्फ विर्को ने कहा था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल्स आते हैं, सेल डिवीजन से. ठीक है, तो तीनों ऑप्शंस जो है ये नहीं आ सकते इसमें. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. So who discovered cell? Robert Hooke
डिस्कवर्ड द सेल फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री, बार्क ऑफ ट्री से इन्होंने सेल का डिस्कवरी किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज according to fluid mosaic model, plasma membrane is composed of. According to fluid mosaic model, plasma membrane is composed of। ठीक है, तो हमें पूछा गया है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो किस चीज से बना होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि स्टाल्स और निकोलसन इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में उन्होंने कहा था कि जो मेम्ब्रेन है वो फ्लूइड की तरह है। ठीक है, मेम्ब्रेन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो फ्लूइड की तरह होता है, एक सेमी सॉलिड फ्लूइड की तरह इसका नेचर होता है, और इसमें एम्बेडेड कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो मेम्ब्रेन है ये मेनली किस चीज से बना होता है? सो इट इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। इससे बने हुए क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेन होते हैं। तो मेम्ब्रेन में जो मेजर पार्ट होता है वो होता है फॉस्फोलिपिड्स। क्या होता है? फॉस्फोलिपिड्स। और फॉस्फोलिपिड्स के अंदर कुछ एम्बेडेड क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। जैसे कि फॉस्फोलिपिड का एक ओशियन है, एक सी है, और उसके अंदर प्रोटीन्स जो कि आइसबर्ग्स की तरह है, जो कि उसमें एम्बेडेड है। ठीक है, जैसे कि आइसबर्ग्स इन द ओशियन, उसी तरह से प्रोटीन्स दे आर एम्बेडेड इन द फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स एक मेजर पार्ट होता है मेम्ब्रेन का, और उसके अंदर प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो हम ऑप्शंस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन चूज करेंगे। So options given are phospholipids and oligosaccharides। ठीक है, जो भी ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं एक बार। फॉस्फोलिपिड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स, ये एक ऑप्शन दिया है। बी ऑप्शन दिया है फॉस्फोलिपिड्स and hemicellulose। C option given is phospholipids and intrinsic proteins only। और डी ऑप्शन दिया गया है फॉस्फोलिपिड्स and intrinsic extrinsic proteins। extrinsic proteins। तो देखो इस तरह से हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। अब जब हमें पता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है तो ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें पता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है तो हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में बताया जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, देखो ये सपोज ये सेल है, सेल का मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेल का क्या है? मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। हमें पता है कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या जो ऑर्गेनल्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, जो सेल ऑर्गेनल्स में भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, दीज मेम्ब्रेन्स आर मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। किससे बने होते हैं ये? फॉस्फोलिपिड्स बाय लेयर से बने होते हैं। बाय मीन्स 2 लेयर्स। फॉस्फोलिपिड्स के 2 लेयर इसमें होते हैं। नाउ दिस 2 लेयर्स आर अरेंज्ड लाइक दिस। कुछ इस तरह से ये दो लेयर जो है, सॉरी, ये 2 लेयर कुछ इस तरह से क्या होते हैं? अरेंज्ड होते हैं। अरेंज्ड मतलब इस तरह से लेयर होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये लेयर होते हैं। तो ये सिंगल लेयर है, फॉर एग्जांपल ये सिंगल लेयर है। ठीक है, और दूसरा जो लेयर होता है वो इस तरह से होता है, इसके अपोजिट साइड में इस तरह से ये अरेंज होता है। नाउ दीज आर 2 लेयर्स, और इसी तरह से ये कंप्लीट एक रिंग स्ट्रक्चर होता है, या कंप्लीट एक सर्कुलर स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। ठीक है,
तो दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। और फॉस्फोलिपिड से बना है, बट इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो इस तरह से एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं, जो इससे बाहर आते हैं, इस तरह से ये प्रोटीन स्ट्रक्चर बाहर आते हैं। और कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स अंदर की तरफ भी होते हैं, कुछ इस तरह से ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ये कैरियर प्रोटीन के नाम से भी इनको पहचाना जाता है। तो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन से, क्या है ये, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये जो बाहर की तरफ है इनको कहा जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है ये क्या है, लिपिड। कौन सा लिपिड है ये, फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेट कंटेनिंग लिपिड स्ट्रक्चर। फॉस्फोलिपिड के कितने लेयर हैं, बाय लेयर है, मतलब 2 लेयर्स है। सो व्हाट डज अ मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, अ मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड, बाय लेयर एंड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो इसमें आपको देखना है कि फॉस्फोलिपिड्स एंड ऑलिगोसैकेराइड दिया है, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन नहीं होगा। फॉस्फोलिपिड्स एंड हेमीसेल्यूलोज दिया है, फॉस्फोलिपिड ओके है, बट हेमीसेल्यूलोज जो है वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट नहीं है, वो सेल वॉल का पार्ट होता है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। फॉस्फोलिपिड्स एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स ओनली ऐसा दिया है, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी होते हैं, उसके साथ साथ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी होने चाहिए। यहाँ पर ओनली दिया है। कभी भी ध्यान में रखना है, जब जहाँ पर भी ओनली इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो चांसेस होते हैं कि ऑप्शन गलत है। ठीक है, ओनली ऐसा अगर आ जाता है कहीं पर, मतलब नॉर्मली ऐसा होता है, डेफिनेटली ऐसा ही होगा ऐसा नहीं, एक ट्रिक है ये कि ओनली अगर आता है तो हमें वहां पर सोचना चाहिए कि इस ऑप्शन के बारे में सोचना चाहिए कि हो सकता है कि ये गलत किया गया हो। फिर उसके बाद है फॉस्फोलिपिड्स एंड इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। सो डेफिनेटली हमने स्ट्रक्चर देखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉस्फोलिपिड प्लस एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। तो आंसर इज डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, फॉस्फोलिपिड्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, क्लियर है ये 2 क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बैक्टीरिया द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर सिचुएटेड इन, इस तरह से एक क्वेश्चन दिया गया है कि इन बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल विच इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें रेस्पिरेटरी जो प्रोटीन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट्स होते हैं, वो कहाँ पर अटैच्ड होते हैं, वो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन बैक्टीरिया और इन प्रोकैरियोटिक सेल, वो प्लास्टिड्स में तो नहीं हो सकते, क्योंकि प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। नॉर्मली प्लांट में पिगमेंट्स कहाँ पर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, प्लास्टिड्स में होते हैं। बट वो तो प्लांट सेल तो यूकैरियोटिक सेल है, और बैक्टीरिया का सेल तो प्रोकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कहाँ पर होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में वो ऑलवेज क्या पे, कहाँ पर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के जो इन्वेजिनेशंस होते हैं या सेल मेम्ब्रेन के जो भी फोल्ड्स होते हैं उस पर ये प्रेजेंट होते हैं। तो आगे हम स्ट्रक्चर भी देखेंगे और इसको डिस्कस भी करेंगे। क्वेश्चन हमें पूछा गया है, इन बैक्टीरियल सेल respiratory pigments are present in, question number 3, in bacterial cell respiratory pigments are present in, ऑप्शन दिया गया है आपको, लेट अस चेक द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन। दूसरा ऑप्शन दिया है साइटोप्लाज्म। ठीक है, सी ऑप्शन दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, और डी ऑप्शन आपको दिया गया है, द गिवन ऑप्शन इज राइबोसोम्स। ऑप्शन दिया है राइबोसोम्स। तो एक बार देख लेते हैं कि पिगमेंट्स जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देखो,
Respiratory pigments, they are present in bacterial cell. Bacterial cell is a prokaryotic cell. बैक्टीरियल सेल है मतलब ये प्रोकैरियोटिक क्या है, सेल है। अब प्रोकैरियोटिक सेल है तो देखो दो तरह के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होता है, एक यूकैरियोटिक होता है। पिगमेंट्स जो होते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल का अगर हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की, तो प्लांट्स यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं प्लांट्स में, और उसमें जो पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं प्लास्टिड्स के अंदर, जैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। ठीक है, तो दो तरह के सेल हम यहाँ पर निकालेंगे, उसको कंपेरेटिव स्टडी भी कर लेंगे उसका। तो सपोज ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। ठीक है, सपोज ये यूकैरियोटिक सेल है और ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल होता है जैसे। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं, कुछ इस तरह से ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से थाइलेकॉइड होते हैं और थाइलेकॉइड के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिड के अंदर पिगमेंट्स है, यूकैरियोटिक में प्लास्टिड्स के अंदर क्या है, पिगमेंट्स है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स दे आर प्रेजेंट इन द प्लास्टिड्स, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल दिस ऑर्गेनल इज एब्सेंट. So as the organelle is absent in prokaryotic cell, the pigments they are located in the membrane only. वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन में होते हैं, या फिर मेम्ब्रेन के जो इस तरह से जो इन्वेजिनेशंस होते हैं जैसे मीजोसोम्स होते हैं, तो उस पर डिपेंड हो, उस पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें क्या होता है, इनका पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो बैक्टीरियल सेल जो एक प्रोकैरियोटिक सेल है और रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहाँ पर होता है, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेल मेम्ब्रेन इज द आंसर। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। सो आंसर इज सेल मेम्ब्रेन। अभी बाकी ऑप्शंस हम चेक करते हैं। साइटोप्लाज्म, सो डेफिनेटली साइटोप्लाज्म में तो नहीं होगा पिगमेंट। राइबोसोम इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो द साइट ऑफ मेनी रिएक्शंस। आपको पता है कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो सबसे बड़ा पार्ट होता है किसी भी सेल में, एक बड़ा एरिया ऑक्युपाई करता है और बहुत से रिएक्शन साइटोप्लाज्म में होते हैं। बट पिगमेंट्स आर एब्सेंट इन साइटोप्लाज्म, दे आर नॉट रेडीली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम्स साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, अब यहाँ पर कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि रेस्पिरेटरी पूछा है तो हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में हो, बट माइटोकॉन्ड्रिया में कोई पिगमेंट नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, वो रेस्पिरेशन का साइट है, ब्रेकडाउन ऑफ मटेरियल्स का साइट वो है, पावर हाउस ऑफ सेल वो है, बट वहां पर पिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट इज, आगे क्वेश्चंस देखेंगे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें से कौन सा है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग is used in genetic engineering। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब नॉर्मली हम क्या कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम नॉर्मली जीन्स का ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जो भी डिजायर्ड कैरेक्टर्स के जो जीन्स होते हैं वो एक वैरायटी से दूसरी वैरायटी में या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, so that transfer of characters is nothing but the genetic engineering। ठीक है, जीन ट्रांसफर बोलते हैं हम इसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। तो हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं कि इसमें हम क्या यूज करते हैं, एक सेल के अंदर ऐसा क्या होता है जिसको हम यूज करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम जीन्स को यूज करते हैं, डीएनए को यूज करते हैं। ठीक है, और कैरी करने को प्लाज्मिड्स डीएनए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखेंगे हम। Options are plasmids, mitochondria, Golgi apparatus and lysosomes। ठीक है, तो ऑप्शंस आर
ए ऑप्शन दिया है प्लाज्मिड्स, प्लाज्मिड्स। बी ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। द ऑप्शन सी इज गोल्जी apparatus या बॉडीज, गोल्जी apparatus, ठीक है। और ऑप्शन डी जो हमें दिया गया है, द ऑप्शन डी इज लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स। इतने ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, तो चेक करते हैं ऑप्शंस हम। देखो प्लाज्मिड्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जैसे कि सपोज ये एक सेल है और सेल के अंदर ये कोई जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल सपोज न्यूक्लियोइड मटेरियल भी हो सकता है या फिर वो न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जेनेटिक मटेरियल है। अब जेनेटिक मटेरियल अगर है तो इसके ये क्रोमोसोमल डीएनए है। ये क्या है? क्रोमोसोमल डीएनए। ये क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है। क्रोमोसोमल डीएनए के बाहर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, वो सर्कुलर फॉर्म में होता है इस तरह से, ठीक है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये 2 स्ट्रैंड हो गए और ये सर्कुलर फॉर्म में है। ये इस तरह से अटैच भी होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या इसको ही कहा जाता है प्लाज्मिड। So normally plasmids are used as DNA vectors. DNA vector means जो DNA को कैरी कर सकता है। तो हम क्या करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जो डीएनए हमने यहाँ से लिया है उसको इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं और इसको वेक्टर को क्या करते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट जो भी ऑर्गेनिज्म हमें चाहिए जिसमें हमें ट्रांसजेनिक करना है, उस ऑर्गेनिज्म को उस जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है, उसमें ये ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एज अ वेक्टर। ऑप्शन हमें दिए प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस एंड लाइसोसोम्स। तो देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस और लाइसोसोम्स, इनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज नहीं करते, उनको हम ट्रांसफर नहीं करते। दे कैन नॉट एक्ट एज द वेक्टर, वो वेक्टर की तरह काम नहीं कर सकते, कैरियर की तरह ये काम नहीं कर सकते। बट प्लाज्मिड्स कैन डू, प्लाज्मिड्स कैन एक्ट एज द वेक्टर। प्लाज्मिड वेक्टर की तरह डेफिनेटली क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? सो ऑप्शन ए, प्लाज्मिड्स आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, लेट अस स्टडी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? राइबोसोम्स आर द सेंटर ऑफ, अलग अलग ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, देखते हैं क्या है। राइबोसोम्स आर द सेंटर ऑफ किसका सेंटर होता है? राइबोसोम। सो राइबोसोम्स आर द सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस। ऑप्शंस क्या क्या है? रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन तो नहीं होता है, रेस्पिरेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में होता है कुछ पार्ट। फिर उसके बाद हमें ऑप्शन दिया गया है फैट सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस और लास्ट दिया है फैट या लिपिड सिंथेसिस। तो देखो यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। ये सारे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। राइबोसोम्स आर सेंटर ऑफ, तो राइबोसोम्स हमें पता है कि राइबोसोम्स हमने देखा था कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है, मशीनरी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। जैसे कि हमारे पास डीएनए था, तो डीएनए से बन गया एमआरएनए। क्या बन गया? एमआरएनए। प्रोसेस को हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा? ट्रांसक्रिप्शन। और ये ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्म में। फिर एमआरएनए जो बना, उस एमआरएनए का ट्रांसलेशन होता है। क्या होता है? ट्रांसलेशन। मतलब एमआरएनए जो कोड कैरी करता है, उस कोड के अकॉर्डिंग एमिनो एसिड अटैच होकर
एमिनो एसिड की एक चेन बन जाती है और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। इसमें कौन हेल्प करता है? एमआरएनए को ट्रांसलेट करने में राइबोसोम्स करते हैं और बन जाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है राइबोसोम। क्या करता है राइबोसोम? प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। राइबोसोम के अलावा प्रोटीन सिंथेसिस कोई नहीं कर सकता। सो ये राइबोसोम का पेक्यूलियर फंक्शन है कि वो क्या करता है? इट इज द सेंटर ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। रेस्पिरेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है। फोटोसिंथेसिस इज द फंक्शन ऑफ पिगमेंट और सेल मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड क्लोरोप्लास्ट इन यूकैरियोटिक सेल। प्रोटीन सिंथेसिस इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। ठीक है। फैट सिंथेसिस ही एसईआर का फंक्शन है, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। let us take some other examples. क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द जेनेटिक मटेरियल in prokaryotic cell, genetic material of a bacterial cell of bacterial cell is localized in discrete region। जो जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियल सेल का वो लोकलाइज्ड होता है डिस्क्रीट रीजन में, इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको हम? देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरियल सेल इज लोकलाइज्ड इन डिस्क्रीट रीजन इज कॉल्ड एज। जेनेटिक मटेरियल आप सबको पता है, नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में जो डीएनए है या किसी सेल्स में वो आरएनए भी होता है। तो नॉर्मली हम प्रोकैरियोटिक सेल में जो स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल है जैसे कि, और जो यूनिसेल्युलर फंगस है उनको भी हम क्या करते हैं? बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्टडी करते हैं। ठीक है। और जो प्रोटोजुअन्स है बेसिकली, प्रोटोजुअन्स में भी जो प्रिमिटिव प्रोटोजुअन्स है उनको भी हम प्रोकैरियोटिक सेल्स में स्टडी करते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरियल सेल में फॉर एग्जांपल जो डीएनए होता है वो किस रीजन में लोकेटेड होता है? तो हमें पता है ये तो न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं होता है। ठीक है। ये तो पूरी तरह से कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो पूरी तरह से साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो जिस रीजन में ये प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम क्या कहते हैं? कोई स्पेसिफिक नाम होता है क्या इस रीजन का? ठीक है। तो देखते हैं हम क्या कहते हैं इसको। पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ऑप्शंस जो दिए गए वो है न्यूक्लियस, प्लाज्मिड, सेंट्रल वैक्यूल एंड न्यूक्लियोइड। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमें न्यूक्लियस, सेकेंड ऑप्शन दिया है प्लाज्मिड। ठीक है। फिर थर्ड ऑप्शन दिया है हमें न्यूक्लियोइड, और फिर दिया है डी ऑप्शन इज गिवन, डी ऑप्शन इज सेंट्रल वैक्यूल। क्या दिया है? सेंट्रल वैक्यूल। चलो इसको, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है,
इसको भी देख लेते हैं। देखो न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, यूकैरियोटिक सेल में होता है। यहाँ पर हमें दिया है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल का सीधा मीनिंग होता है ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें दिया है कि प्लाज्मिड। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, वो सेल का जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्रोमोसोमल डीएनए ये होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, यानी जिसके ऊपर पूरे जीन्स, पूरी फंक्शनिंग और स्ट्रक्चर किसका डिपेंड है, सेल का डिपेंड है। तो प्लाज्मिड कैन नॉट बी द ऑप्शन। फिर दिया है न्यूक्लियोइड। तो जेनेटिक मटेरियल अगर साइटोप्लाज्म में जिस डिस्क्रीट रीजन में प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। उसको न्यूक्लियस नहीं कह सकते, तो उसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड रीजन। So the region, discrete region where bacterial cells genetic material is present is called as nucleoid। अब ये जो पूरा एरिया है या जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा सी, न्यूक्लियोइड। Central vacuole cannot be the option because central vacuole is present in eukaryotic plant cells और इसका फंक्शन होता है स्टोरेज। तो इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, ये स्टोरेज के लिए फंक्शन करती है सेंट्रल वैक्यूल। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, न्यूक्लियोइड। तो याद रखना है प्रोकैरियोटिक सेल में जो मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो जिस रीजन में प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं और मटेरियल को न्यूक्लियोइड मटेरियल भी कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज एन आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट ओवर। अब इसमें से कौन है जिसके ऊपर जो आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होता है, कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसमें कोई आउटर कवर नहीं होता है। तो द आउटर कवरिंग इज एब्सेंट इन, आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से बताना है आपको कि किसमें आउटर कवर नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज न्यूक्लियोलस, बी ऑप्शन दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन गिवन इज लाइसोसोम्स एंड डी इज प्लास्टिड, लाइसोसोम्स एंड डी इज प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूक्लियोलस। तो सीधा देखिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में डेफिनेटली क्या होता है, मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। लाइसोसोम में सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। तो सीधे हमें यहाँ पर दिखता है कि न्यूक्लियोलस ही ऐसा बचता है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है। देखो न्यूक्लियोलस क्या होता है कि सपोज ये एक सेल है और सेल के अराउंड ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, ये क्या है, मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन है सपोज। तो इसके अंदर यहाँ पर एक डिस्क्रीट, यू कैन से एक डॉट होता है, डॉट की तरह दिखने वाला एक डार्क रीजन होता है, एंड दैट रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आरआरएनए सिंथेसिस। ये आरआरएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रीजन होता है और इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोलस। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये डिसअपियर होता है प्रोफेज में, ये आपने पढ़ा होगा सेल डिवीजन में। तो ये जो न्यूक्लियोलस पार्ट जो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। सो द पार्ट, द आउटर कवरिंग इज एब्सेंट इन न्यूक्लियोलस। तो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ठीक है। ये ऑप्शन सारे मेम्ब्रेन वाले ऑप्शन से, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है वो ऑप्शन करेक्ट है, न्यूक्लियोलस। लेट अस स्टडी क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम स्टडी करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, वो क्वेश्चन नंबर 8 इज
गोल्जी apparatus इज एब्सेंट इन, तो गोल्जी apparatus जो होते हैं वो कहाँ पर एब्सेंट होते हैं, किस सेल्स में वो एब्सेंट होते हैं? गोल्जी apparatus आर एब्सेंट इन, ऑप्शंस दिए गए हैं हमें। द फर्स्ट ऑप्शन गिवन इज हायर प्लांट्स, ईस्ट सेल्स, उसके बाद दिया है लीवर सेल्स, ठीक है। तो पहले दिया है ईस्ट सेल्स, फिर दिया है हायर प्लांट्स, सी दिया है बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल्स या बैक्टीरिया, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, सॉरी ब्लू ग्रीन एल्गी, और फिर फाइनली हमें दिया है डी लीवर सेल्स, लीवर सेल्स। तो देखो यहाँ पर देखते हैं हम कि गोल्गी एपरेटस जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल में डेफिनेटली प्रेजेंट होगा। गोल्गी एपरेटस का फंक्शन क्या होता है? गोल्गी एपरेटस का फंक्शन होता है पैकेजिंग एंड रीमॉडलिंग और रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द फॉर्म्ड प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। जो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, प्रोटीन्स सेल के अंदर आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए हैं, उस प्रोटीन को ये क्या करता है? रीमॉडलिंग करता है उसका, यानी उसके स्ट्रक्चर्स को प्रॉपरली क्या करता है? बनाता है, एक्टिव बनाता है। उसके साथ साथ उसका पैकेजिंग करके उसको डिस्पैच करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई सेल है, यूकैरियोटिक सेल है सपोज, तो यूकैरियोटिक सेल का जो ये मेम्ब्रेन होता है, इसके पास इस तरह से एक ट्यूबुलर नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास और एक ट्यूबुलर नेटवर्क होता है जिसको हम कहते हैं गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है? गोल्जी एपरेटस का काम होता है कि जो प्रोटीन्स इसने बनाए हैं उस प्रोटीन्स को पैक करना और पैक करके फिर वेसिकल्स के फॉर्म में भेज देना, इसका ये पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है। गोल्जी एपरेटस जो होता है पैकेजिंग डिपार्टमेंट होता है। कौन से सेल्स में होता है? ये यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो गोल्जी एपरेटस दे आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी दिखाई दे रही है? देखो यहाँ पर ये ईस्ट है, ईस्ट इज अ फंगस एंड फंगस इज यूकैरियोटिक इन नेचर। हायर प्लांट्स, प्लांट्स आर डेफिनेटली यूकैरियोटिक इन नेचर। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये क्या है? प्रोकैरियोटिक। तो हमें यही ढूंढना है कि प्रोकैरियोटिक कौन सा है। इसमें जो प्रोकैरियोटिक होगा वो डेफिनेटली क्या होगा? उसमें गोल्जी एपरेटस एब्सेंट होंगे। तो आंसर इज सी, लीवर सेल्स डेफिनेटली ये यूकैरियोटिक सेल्स है, इसलिए उसमें तो गोल्जी एपरेटस होने ही वाले हैं। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है सी, क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। ये प्रोकैरियोटिक होने की वजह से इनमें गोल्जी एपरेटस जो होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, ठीक है। डिड यू गेट दिस? क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज एक्सक्लूसिव टू अ प्लांट। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज एक्सक्लूसिव टू अ प्लांट। एक प्लांट के लिए एक्सक्लूसिव क्या होता है? एक्सक्लूसिव मतलब वो डेफिनेटली उसमें प्रेजेंट होता है या उसका वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसका वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है, वो कौन सा पार्ट है? व्हाट इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द प्लांट। ऐसा क्या है इसमें जो एक्सक्लूसिवली प्लांट में प्रेजेंट होता है? तो ऑप्शंस हमें क्या क्या दिए गए हैं, ऑप्शंस देखते हैं। दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया,
ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। बी दिया है गोल्जी एपरेटस, Golgi apparatus. Then C given is endoplasmic reticulum and a central vacuole. A central vacuole and endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. तो देखो प्लांट जो होता है, प्लांट सेल जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक होता है प्लांट सेल, तो डेफिनेटली उसमें ये सारे ऑर्गेनल्स तो प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। बट सारे जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें ये सारे प्रेजेंट होते हैं क्या? तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। बट सेंट्रल वैक्यूल ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। बाकी ये जो तीन है ये तो कॉमन है यूकैरियोटिक सेल्स में, वो तो सारे यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, जैसे ह्यूमंस में भी होंगे, प्लांट सेल्स में भी होंगे, फंगस में भी होंगे। बट जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो एनिमल्स में या फंगल सेल में एब्सेंट होता है, दैट इज स्ट्रिक्टली प्रेजेंट इन, it is exclusively present in plant cells only. So option what is exclusively present in plant cells or plants? Option C is correct, the central vacuole. तो इसके आंसर जो है वो है central vacuole. Central vacuole is exclusively present in the plant cells. So this is about the fundamental structure of life or fundamental unit of life. इन नेक्स्ट लेक्चर हम इसको ही कंटिन्यू करने वाले हैं। ये तो सारे हमने लगभग बहुत से क्वेश्चंस जो थे वो नॉलेज बेस्ड थे, आगे हम थोड़े से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। तो दिस वाज आवर फर्स्ट सेशन। इसी तरह से हम और 3-4 सेशंस इसी चैप्टर पर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें हमें क्लियर हो सके। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे उतने ज़्यादा ही हमारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, क्लियर होंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा लगभग पूरी तरह से 4 से 5 लेक्चर्स में पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ओके, तो होप यू गेट दिस। थैंक यू।